आप सभी का प्रशांत विद स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग सबसे पहला टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एशिया। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोगों की कंटिन्यू क्लासेस जो होंगी वो 1 मार्च से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होंगी। उसी टाइम में हमारा 1 मार्च को हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा, सेटअप लग जाएगा और सेटअप लगने के साथ ही हम लोग कंटिन्यू जो होंगे वो क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तब तक 1 मार्च से पहले हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करते रहेंगे और आपको स्टडी मटेरियल्स जो है वो देते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं एशिया मैप्स एशिया से। तो एशिया और यूरोप की बात करते हैं तो एशिया और यूरोप को डिवाइड करने के लिए यूरल माउंटेन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये तीनों ही जो होते हैं वो एशिया और यूरोप को सेपरेट या अलग करने का काम करते हैं। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इक्वेटर जो है एशिया के 2 देशों से होकर जाता है। इक्वेटर जो है वो एशिया से 2 देशों का से होकर जाता है। अब वो कौन कौन से कंट्रीज से होकर जा रहा है तो ये देखने वाली बात है यहाँ पे। ये मालदीव और इंडोनेशिया से होकर जाता है। ये मालदीव और इंडोनेशिया से जो है वो होकर जाता है हमारा इक्वेटर। इसके बाद में हम देखते हैं कि जब इक्वेटर पास करता है हमारे एशिया को, तो सबसे क्लोजेस्ट कैपिटल जो है एशिया में वो कौन सी है? तो सबसे क्लोजेस्ट कैपिटल जो एशिया की पड़ती है वो है आपकी सिंगापुर। इसके बाद हम देखते हैं इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स के बारे में जान सकते हैं। तो इंडोनेशिया इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। इंडोनेशिया इज आल्सो नोन एज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये कौन कौन से ग्रुप से इंडोनेशिया आपका फॉर्म हुआ है? तो वो है आपका सुमात्रा, जावा, बोर्निया और न्यू गिनी। इसमें से जो बोर्निया है आपका, बोर्निया, इसमें 3 देशों के राइट्स हैं। इसमें 3 देशों के राइट्स बताए जाते हैं, वो भी एशियन कंट्रीज़ हैं। कौन कौन जो हैं कहते हैं कि बोर्निया पे उनका राइट्स है? तो उसमें से कहा जाता है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई, ये कहते हैं कि इन पे बोर्निया का जो है वो राइट्स है। इंडोनेशिया कंट्री, मलेशिया और ब्रूनेई। इसके बाद में हम आते हैं इन्हीं के ईस्टर्न पार्ट में, इंडोनेशिया की ईस्टर्न पार्ट में आपका एक छोटा सा आइलैंड और पड़ता है जिसे बोला जाता है पापुआ न्यू गिनी। इट इज़ आल्सो नोन एज अ पापुआ न्यू गिनी। ओके, इसी के आगे हम लोग आते हैं और देखते हैं इंडियन ओशियन यहाँ पे जो है आपका इस साइड में, आप इतना इंडिया के नीचे जो भी आप देख रहे हैं ये आपका कवर है, जो ये इंडियन ओशियन से कवर है। जहाँ पे मैं आपको कुछ पेन चलते हुए मिलेंगे तो ये आपका जो पार्ट कवर है वो इंडियन ओशियन से कवर है। इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा आइलैंड जो देखा जाता है वो इस मैप में आपको क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पे मैं पेन चलाऊँ आप समझ जाइएगा कि इंडियन ओशियन में जो सबसे बड़ा जो मैप है वो आपका इंडियन ओशियन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है आपका वो आपका मेडागास्कर है, जो कि एक्चुअल में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है। बट अभी मैं इंडियन ओशियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंडिया के साउथ में आप जाकर देख रहे हैं श्रीलंका के साउथ में आप जाकर देख रहे हैं एक बड़ा सा पार्ट आपको इंडियन ओशियन का नजर आ रहा है। उसी में अगर हम इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आइलैंड जो आता है वो आता है आपका मेडागास्कर। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जब क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होंगी तो मैं इन सब टॉपिक के पीडीएफ्स बना के दूंगा और मैं इन्हें खुद ही जो है वो बोर्ड्स वगैरह में लिखूंगा। जब तक आप छोटे छोटे से नोट्स बना सकते हैं थोड़े दिन के लिए। इसके बाद बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में ही आपके सबसे बड़े जो कंट्रीज़ जो आ जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड का सबसे एरिया वाइज कंट्री की बात करते हैं तो वो आपका रसिया कवर किए हुए है। सबसे बड़ा कंट्री की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा कंट्री है? आपका रसिया कवर किए हुए। एंड इसके बाद देखते हैं रसिया और चाइना, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज शेयर करते हैं। रसिया हो गया आपका और चाइना का पार्ट हो गया जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज शेयर करते हैं। अब वो कितनी कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं तो इसे माइंड में याद रखिएगा, दोनों ही जो है वो
14 कंट्रीज़ के साथ में, 14 कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। इसी के आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो भी एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस ये बनते फॉर्म होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं अरल सागर। अरल सागर दो देशों के बीच बाउंड्रीज बनाता है। अरल सागर दो देशों के बीच बाउंड्री बनाता है। आपको ये अरल सी जो होगा वो प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा इन एरियाज में। आप देखेंगे अरल सी जो है वो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में जो है वो सीमा बनाता है, या इनके मिड में पड़ता है। किन कंट्रीज़ के मिड में पड़ता है? आपका कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में पड़ता है। कजाकिस्तान जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे जो पे मैप में कजाकिस्तान जो है आपका सबसे बड़ा देश होकर किसी भी समुद्र के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। एरिया वाइज सबसे एरिया वाइज अगर देखा जाए तो एरिया वाइज में बात करते हैं तो कजाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है जो किसी के साथ में भी समुद्र के साथ में सीमा नहीं साझा करता है। और दूसरा है देश मंगोलिया। दूसरा देश आपको देखने का मिलेगा मंगोलिया, जो कि रसिया और चाइना के मिड में पड़ता है, जो कि रसिया और चाइना के मिड में पड़ता है। और मंगोलिया भी एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब है कि चारों तरफ से किसी न किसी कंट्री से बाउंड्री शेयर किए हुए, चारों तरफ से किसी न किसी कंट्री से बाउंड्री शेयर किए हुए, किसी भी सी ओशियन से बाउंड्री शेयर नहीं किए हुए। तो एक आपका सबसे बड़ा कंट्री है कजाकिस्तान और एक दूसरा कंट्री है आपका मंगोलिया, जो किसी भी कंट्री के साथ में किसी भी सी के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इसके बाद में देखते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि येलो सी के बारे में पूछा जाता है। तो ये येलो सी की बात करते हैं तो चाइना के आप ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे, चाइना के ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको येलो सी देखने को मिलेगा। इसी एरिया में आपको येलो सी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जापान आइलैंड देखने को मिलेंगे। जापान के कुछ आइलैंड होन्शू हैं, ये सब जो है, ये 3-4 जो हैं आपके आइलैंड्स मिलके आपका जापान फॉर्म होता है, जापान बनता है। जब मैं इसके बारे में डीपली बताऊंगा तो सारे आइलैंड्स और आइलैंड में कौन कौन से इनके वॉल्केनोज हैं, इनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सभी लोगों को। फिलीपींस से याद आता है तो फिलीपींस यहाँ पे आपका है। फिलीपींस की कैपिटल याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो आपकी मनीला है। फिलीपींस की जो कैपिटल है वो आपकी मनीला है। और वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट प्लेस की बात करते हैं, सबसे डीपेस्ट प्लेस की बात करते हैं तो नाम निकल कर आता है मेरियाना ट्रेंच का। नाम निकल कर आता है मेरियाना ट्रेंच का, जो कि एक्चुअल में फिलीपींस के बहुत ही क्लोज है। वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑलमोस्ट कह सकते हैं 11,000 मीटर, जो कि फिलीपींस के पास में। इट इज आल्सो नोन एज अ मेरियाना ट्रेंच। और अभी हम बात करते हैं आगे, अगर मैप्स में देखते हैं एक पार्ट तो एक रेड सी आपको देखने को मिलेगा और मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, यानी कि लाल सागर व भूमध्य सागर या रेड सी व मेडिटेरियन सी। इनके बीच से सुएज कैनाल निकलते हुए दिखाई देगी आपको। इनके बीच में सुएज कैनाल निकलती हुई दिखाई देगी, सुएज कैनाल निकलती हुई दिखाई देगी। जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे आप फोकस करिएगा, जहाँ यहाँ पर आपको सुएज कैनाल निकलती हुई दिखाई देगी। ये जो पार्ट हो गया है, ये पार्ट है आपका रेड सी का। ये पार्ट जो है वो आपका रेड सी का पार्ट है और ये पार्ट जो है आपका वो मेडिटेरियन सी का पार्ट है। और बीच में एक छोटी सी कैनाल देखने को मिलेगी, वो है आपकी सुएज कैनाल। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1869 को। सुएज कैनाल कब फॉर्म हुई थी? फॉर्म हुई थी 1869 को। आप गांधी जी की बर्थ डेट से याद रख सकते हैं इसे, या बर्थ ईयर से याद रख सकते हैं इन्हें, 1869 को। इसकी लेंथ कितनी है? सुएज कैनाल की जो लेंथ है वो 162 किलोमीटर है। सुएज कैनाल की जो लेंथ है वो 162 किलोमीटर है। ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है आपको। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो ये रास्ता, ये रूट आ रहा है, ये रूट गया है, इसे हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इट इज ऑल्सो नोन एज अ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड
होप, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो केप ऑफ गुड होप देखने को मिलेगा यहाँ पे। मेरी बातों के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स जो होंगे वो 1 मार्च से ही स्टार्ट होंगे, और छोटे छोटे नोट्स जो होंगे वो प्रॉपर तरीके से विद मैप्स के साथ में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरे बातों को आप कैच करके अगर 1 वर्ड में आप अपने नोट्स बनाने चाहें तो आप बना सकते हैं। तो हाँ, तो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से होकर एक रूट जो एशिया के अंदर इंटर करता है, इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था बार्थोलोम्यो डियाज ने। सबसे पहले पता लगाया था केप ऑफ गुड होप के बारे में, रूट के बारे में पता लगाया था, वो थे बार्थोलोम्यो डियाज। कब पता लगाया था? 1487 में पता लगाया था। कब पता लगाया था? 1487 के बारे में पता लगाया था। उसी के बाद में बहुत सारे यूरोपियन जो ट्रैवलर्स है वो इंडिया में इंटर करते हैं, लाइक वास्को डिगामा है, ठीक है ना, वास्को डिगामा है, और बहुत सारे यूरोपियन जो ट्रैवलर्स कह सकते हैं या ट्रेडर्स कह सकते हैं, पुर्तगालीज़ के बाद में डच, ब्रिटिश, फ्रांस, सभी जो है एशिया में इंटर करते हैं, और एशिया में इंटर करने के साथ साथ इंडिया में भी वो इंटर करते हैं। तो बार्थोलोम्यो डियाज ने जो है 1487 में केप ऑफ गुड होप के बारे में पता लगाया। उसके बाद में बहुत सारे यूरोपीय ट्रैवलर्स जो होते हैं वो एशिया में इंटर करते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी सुएज कैनाल, जो कि रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में पड़ रही थी। 1869 में ये फॉर्म हुई थी, 1869 में ये फॉर्म हुई थी, और 1956 में 1869 में फॉर्म हुई थी, और 1956 में, मैं एक सेकेंड मैं आपको डेट लिख देता हूँ एग्जैक्टली, कुछ पॉइंट है आप अपने माइंड में याद रखेंगे। 1956 में मिस्र कंट्री, मिस्र की सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया या नेशनलाइजेशन कर लिया। 1956 में सुएज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। अभी आप देखते हो कि अभी LIC का, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है या किसी भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, बट उससे पहले ही ये सब न्यूज़ हम सुनते रहते हैं। लेकिन 1956 में 1956 में सुएज नहर का मिस्र सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर लिया या राष्ट्रीयकरण कर लिया या नेशनलाइजेशन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इस सुएज कैनाल की वजह से मिस्र को काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलता था, काफ़ी ज़्यादा जो अर्निंग होती थी, किसके अकॉर्डिंग अर्निंग होती थी? टैक्स के अकॉर्डिंग अर्निंग होती थी। इसी की वजह से सुएज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिस्र के ग्रोथ में, मिस्र की इकोनॉमिक कंडीशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलता है इसको। ओके, धन्यवाद आपके जुड़े रहने के लिए, और होप कि आप 1 वर्ड टाइप के नोट्स तैयार करना शुरू करें, एंड वी विल कंटिन्यू